Hello students, welcome back to success.com, आपका अपना चैनल. So in this video, we will be continuing with the topic examples of moment of force. वीडियो थोड़ा देर से आ रहा है, सॉरी फॉर दैट. सो कंटिन्यू करते हैं. एग्जाम्पल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स. सो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया था कि मोमेंट होता है अगर कोई फोर्स लग रहा है यहाँ पे एंड दिस इज द पाइवट पॉइंट, डिस्टेंस हमारी डी है, सो हमारा मोमेंट होगा एफ इंटू डी. इसको हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं. अब हम लोगों ने इसमें ये पढ़ना है, आज की क्लास में ये पढ़ना है कि इसका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं. ओके, सो द नंबर वन एग्जाम्पल इज ओपनिंग एंड शटिंग ऑफ डोर. कैसे आता है देखिएगा. देखिए आपके पास जो डोर है, डोर का ये फ्रेम है, दिस वन इज द फ्रेम ऑफ डोर, जहां पे डोर फिक्स हो रखा है. ओके, एंड दिस इज द डोर यू हैव, this is the black one, it is the door. Okay, so you have noticed that the handle of the door is always provided at its end. मीन जो ये पैनल है, इस पैनल की हमेशा इस साइड पर हैंडल प्रोवाइड किया जाता है और यहां पर डोर फिक्स्ड है. ऐसा क्यों किया जाता है? बिकॉज हमें पता है कि जो मोमेंट होता है वो है फोर्स इनटू डिस्टेंस. सो अगर मुझे मोमेंट 50 प्रोड्यूस करना है, सपोज मुझे मोमेंट 50 प्रोड्यूस करना है, सो इन केस अगर मैं फोर्स लगा डिस्टेंस रखता हूं 10 की, तो फोर्स लगाना पड़ेगा 5. ओके, अगर मुझे मोमेंट 50 उतना ही टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना है और मैं डिस्टेंस रख दूं 20 की या फिर रख दूं 25 की, तो फोर्स लगाना पड़ेगा 2. यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है तो फोर्स अप्लाइड हमारा कम हो जाता है, यानी कम फोर्स में ज्यादा मोमेंट ऑफ फोर्स मिल जाता है. सो यहां पे ये फिक्स्ड पॉइंट है, यहां से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी हमने मैक्सिमम कर दी. सो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती गई आपका फोर्स कम लगाना पड़ेगा उतना टर्निंग इफेक्ट देने के लिए. ये आप देख सकते हैं, अपने घर पे एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, वीडियो देखने के बाद या साथ साथ आप देख सकते हैं कि जैसे भी आप डोर को पुश करते हैं या पुल करते हैं, जैसे भी आप करेंगे, अगर आप बिल्कुल एंड पे करते हैं, सो बाय वन फिंगर यू कैन ओपन और क्लोज द डोर. आराम से आप इसको शट कर सकते हैं. ओके, थोड़ा सा क्लोज जाएंगे सेंटर की तरफ, आपको ज्यादा डिफिकल्टी होगी, ज्यादा फोर्स लगाना होगा. आप बिल्कुल एज पे चले जाएंगे, यहां पर डोर कोई मूवमेंट नहीं करेगा. वाई? बिकॉज यहां पे डिस्टेंस हो जाएगी 0, सो द मोमेंट और टर्निंग इफेक्ट विल बी 0. ओके, दैट्स वाई द शटर्स आर प्रोवाइडेड एट द एज, बिल्कुल लास्ट में लगाए जाते हैं टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द फिक्स पॉइंट विद. ओके, दिस इज द रीजन. पहला एग्जांपल तो आ गया डोर का. देन सेकंड एग्जांपल आता है आपके पास स्पैनर. स्पैनर मींस अगर ये एक नट है, नट आप सबने देखा है, नट को खोलने के लिए हम इस तरह की एक डिवाइस यूज करते हैं जिसे कहते हैं हम लोग स्पैनर. ओके, सो हमने अब इस नट को खोलना है, हम क्या करेंगे, इधर से फोर्स लगाएंगे, इस फोर्स को लगाया, ये ऐसे घूमता है, घूमेगा. सो क्या है, हम अगर फोर्स इधर लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, फोर्स को हमेशा लास्ट में लगाते हैं. क्यों? दिस इज द फिक्स पॉइंट. सो यहां से लेकर वहां तक मैक्सिमम डिस्टेंस देने के लिए हम लोग फोर्स को लास्ट में लगाते हैं. दैट्स वाई क्या होता है, कम फोर्स से ज्यादा मोमेंट ऑफ फोर्स हमारा प्रोड्यूस हो जाता है. ओके, और आपके पास और एग्जांपल आता है, वो देखा होगा चक्की. चक्की इलेक्ट्रॉनिक नहीं, जो चक्की पीसिंग बोलते हैं ना, वो वाली चक्की, आटा चक्की. ठीक है, अब उसके अंदर क्या बोलते हैं उसको, हैंड फ्लोर में. जैसे ये गोल चक्की है, आप बीच में उसमें गेहूं डालते हैं, ठीक है, और इस तरह से उसको घुमाया जाता है. ओके, सो बीच में पाइवट है एंड द हैंडल इज प्रोवाइडेड नियर इट्स रिम. इधर आपको हैंडल प्रोवाइड किया जाता है. क्यों? द सेम रीजन, यहां से मैक्सिमम डिस्टेंस देने के लिए. सो आपको कम फोर्स में ज्यादा रोटेशन मिल जाएगा, तो जो आपका गेहूं है वो जल्दी से आटा बन जाएगा, आसानी से पिस जाएगा. ओके, सो कम फोर्स लगाना पड़ेगा आपको. ठीक, नेक्स्ट आपका आता है स्क्रू जैक. स्क्रू जैक आप देख सकते हैं, जो कार के नीचे लगाया जाता है. आप लोग उसको क्या करते हैं,
लंबे हैंडल लेके चलते हैं और लंबे हैंडल से घुमाते हैं, तो आसानी से हमारी कार लिफ्ट हो जाती है, आसानी से स्क्रू घूम जाता है, स्क्रू जैक का। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील भी इसी तरीके का है। स्टीयरिंग व्हील में क्या होता है, इस तरह का स्टीयरिंग व्हील जैसा बन गया, आप देख लीजिएगा। ये स्टीयरिंग व्हील है। अब इसको घुमाने के लिए आप क्या करते हैं, कभी यहां से पकड़ के घुमाया क्या, नहीं घूमेगा, बहुत ज्यादा टाइट लगेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ट्राई कर लेना। लेकिन अगर आप बाहर से घुमाते हैं, यानी कि फिक्स्ड पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस लेके घुमाते हैं, तो आपको कम फोर्स में ज्यादा मूवमेंट मिल जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो आसानी से वो रोटेट हो जाएगा अपने फिक्स पॉइंट पे। इसीलिए क्या करते हैं, स्टीयरिंग को इस तरह से घुमाया जाता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें आप बता सकते हैं, अपना रीजन बता सकते हैं कि हाँ हम लोग क्यों करते हैं, ये इतना मैक्सिमम भी क्यों लगाया जाता है। सबका रीजन सेम है, टू प्रोवाइड द, आप लोग लिख सकते हैं अपने नोट्स में, टू प्रोवाइड द मैक्सिमम मोमेंट ऑफ फोर्स, टू प्रोवाइड द मैक्सिमम मोमेंट ऑफ फोर्स फ्रॉम द गिवन फोर्स। एक छोटे से फोर्स से ज्यादा मोमेंट बनाने के लिए, छोटे से फोर्स से ज्यादा मोमेंट बनाने के लिए हम लोग डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं। तो जब डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली बात है आपका मोमेंट भी साथ साथ इंक्रीज हो जाएगा, आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपको एक कंडीशन बताते हैं, एक चीज बताते हैं कि एक कपल आता है। अगला टॉपिक आएगा आपका कपल। अब कपल क्या है, देखिए आप कभी भी किसी भी चीज में रोटेशन करवा रहे हैं, कोई भी बॉडी जब रोटेट करेगी तो हमेशा टू फोर्सेस कंपलसरी होते हैं रोटेशन के लिए। ऑलवेज टू फोर्सेस आर नीडेड, जरूरी है। बिना टू फोर्सेस के या एक फोर्स आप कहें कि एक फोर्स से रोटेशन हो जाएगा, नहीं पॉसिबल। लेकिन अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अभी तो भैया ने जो क्या किया, स्पैनर को एक ही फोर्स से घुमा दिया, बट एग्जैक्टली ये नहीं होता। लेट्स सी, देखो क्या होता है। जैसे हमने स्पैनर का एग्जांपल लिया था, तो स्पैनर ये है एंड दिस इज योर, सॉरी नट ये था, दिस इज योर स्पैनर। ओके, अब ड्राइंग पे मत जाना, ड्राइंग की क्लास नहीं, फिजिक्स की क्लास है। देखिए ये स्पैनर है, आप इधर से फोर्स लगा रहे थे, आपने कितने फोर्स लगाए, एक फोर्स लगाया, लेकिन हुआ क्या, रोटेशन हुआ। तो मैं कह रहा हूं कि दो फोर्स तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। तो सेकंड फोर्स कहां से आएगा बेटा, सेकंड फोर्स आएगा फोर्स ऑफ रिएक्शन। फोर्स ऑफ रिएक्शन कैसे आएगा देखेंगे। देखिए आप फोर्स लगा रहे हैं नीचे की तरफ, आप फोर्स लगा रहे हैं नीचे की तरफ, यानी ये बॉडी को इस तरह रोटेट करने की कोशिश करेगा। ओके, होगा क्या, यहां जो नट है ये चाहेगा ना आप रुको, चाहेगा कि आप रुको, आप नहीं जाओ, इसको नहीं घुमाना चाहेगा। तो ये क्या करेगा, ये एक फोर्स लगाएगा, ये एक फोर्स लगाएगा जो क्या करेगा, आपको रोकेगा। आप इसको घुमाना चाह रहे हैं नीचे की तरफ, और ये आपके, अगर इसको मैं इधर से मान लेता हूं कि फोर्स आप लोग ऐसे लगा रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये अपनी एक ऐसे फोर्स लगा देगा, फोर्स ऑफ रिएक्शन। मींस आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं एंड फोर्स ऑफ रिएक्शन उल्टा लगेगा, क्योंकि आप इधर देखिए, इधर से इसको नीचे फोर्स लग रहा है। सो ये चाहेगा ठीक है मैं ऊपर जाऊं, ये चाहेगा मैं ऊपर जाऊं, लेकिन होता क्या है, आप देख सकते हैं ये वाला फोर्स इसको इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है, और ये वाला फोर्स इस पूरे स्पैनर को, नट नहीं स्पैनर को इधर घुमाएगा। सो ओवरऑल हमारा रोटेशन आ जाएगा। ओके, सो दो फोर्सेस तो मिनिमम नीडेड हैं, एक फोर्स तो हम डायरेक्टली लगाते हैं और दूसरा फोर्स, फोर्स ऑफ रिएक्शन आ जाता है। ऐसे जब डोर वाला एग्जांपल दिया, तो डोर में भी जो डोर के हिंजेस होते हैं ना, हिंजेस पे फोर्स ऑफ रिएक्शन लगता है। जैसे आप घुमाएंगे तो यहाँ पे फोर्स ऑफ रिएक्शन है जो आपको रोटेशन में हेल्प करेगा, रोकना चाहेगा लेकिन हेल्प कर देता है वो मूवमेंट के केस में। ओके, लगता अपोजिट है। सो हम कहते हैं, एक टर्म आती है हमारी कपल। अभी कपल का क्या सीन है, कपल होता कौन है, आप अच्छे से जानते हैं कपल कौन है ना। बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, सारे के सारे स्कॉलर हैं, बदमाश भी हैं थोड़े से। सो कपल क्या है बेटा, अब कपल से तो हमारे दिमाग में एक ही बात आएगी, कपल कौन है, हस्बैंड वाइफ का कपल बोल देंगे, है ना। आप लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कपल बोल देंगे, लेकिन नहीं, गलत है। वैसे ठीक है इंग्लिश में, लेकिन फिजिक्स के मामले में गलत है, क्योंकि फिजिक्स में कोई हस्बैंड वाइफ नहीं है। फिजिक्स में क्या है, फोर्सेस है, मूवमेंट है, ये सब है। फिजिक्स में हस्बैंड वाइफ नहीं चलता। ओके,
सो फिजिक्स में कपल क्या है बेटा, देखो हस्बैंड वाइफ के उल्टा होता है, हस्बैंड वाइफ का उल्टा होता है, आपको ये बात पता है, ठीक है ना, लड़का लड़की का उल्टा है जस्ट। तो यहां भी उल्टे काम होते हैं। क्या उल्टे काम होते हैं? सपोज आपके पास एक रॉड है, दिस इज अ रॉड, ओके, एंड इस रॉड के ऊपर एक फोर्स लगाया आपने ऐसे, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा दिया, और मैंने इस रॉड को यहां से पाइवट किया था, फिक्स किया था, इस पॉइंट पे फिक्स किया था। अब मैंने एक फोर्स नीचे लगा दिया, उतना ही फोर्स नीचे लगा दिया, ये बन गया कपल। मींस दोनों बराबर हैं, टू इक्वल अपोजिट पैरेलल फोर्सेस, टू इक्वल अपोजिट पैरेलल फोर्सेस नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऐसे है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन यहां है, ओके। सो टू इक्वल अपोजिट एंड पैरेलल फोर्सेस नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन फॉर्म्स अ कपल, एंड अ कपल इज ऑलवेज नीडेड फॉर रोटेशन। रोटेशन के लिए कपल चाहिए होगा। आपको सिंगल फोर्स का बता दिया, वहां भी कपल बन रहा था ना। यहां पे देखो, ये वाला फोर्स इसको इस तरह रोटेट करेगा, इस तरह रोटेट करेगा। कौन सी डायरेक्शन है ये डायरेक्शन हमारी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देगा। ये वाला फोर्स इसको सेम एंटी क्लॉकवाइज। सो ओवरऑल क्या है, ओवरऑल इसके अंदर रोटेशन आ जाएगा। सो दिस इज द कपल। कपल मींस, कपल क्या है, कपल की डेफिनेशन लिख सकते हैं, टू इक्वल अपोजिट parallel forces acting on same body but not along same line। ये है कपल की प्रॉपर डेफिनेशन कि ये हमारा कपल होता है। टू इक्वल अपोजिट एंड पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग ऑन सेम बॉडी बट नॉट अलोंग द सेम लाइन फॉर्म्स अ कपल, ओके। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे मोमेंट ऑफ कपल के बारे में, या कपल, पहले आपको एग्जांपल बता देते हैं कपल के। जैसे कपल का एग्जांपल आप देखेंगे, आप लोग नल खोलते हैं घर में, टैप। अब टैप कैसी है, इस तरह से है। टैप को खोलने के लिए एक फिंगर तो नहीं लगाते, आप इस तरह से अपनी फिंगर लगाते हैं। तो इस वाली फिंगर से आप इधर फोर्स लगा रहे हैं, इधर वाली फिंगर से इधर फोर्स लगा रहे हैं, इस तरह से घुमा रहे हैं। सो रोटेशन हो गया, डबल मोमेंट मिल गया, दो फोर्सेस लग गए, ये बीच में पाइवट पॉइंट। सो इक्वल अपोजिट एंड पैरेलल फोर्सेस नॉट एक्टिंग ऑन द सेम लाइन but on the same body forms a couple. So this is the proper definition of couple, okay। और जब सिंगल फोर्स आप लोग लगाते हैं, जैसे स्पैनर वाले केस में पड़ा था, एक फोर्स आपने लगाया, दूसरा फोर्स वहां पे फोर्स ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ रिएक्शन और वो मिलके दोनों एक कपल बना लेते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे कि आपका मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है। फिलहाल एक एग्जांपल देखिए आप, जैसे ये इंक बॉटल है। अब इस बॉटल को, या फिर कोई भी पानी की बॉटल आप लोग खोलेंगे या ओपन करेंगे इसका ढक्कन, सो कैसे होगा, इसको आपको इस तरह घुमाना पड़ेगा, है ना। अब मैं इस फिंगर से नीचे फोर्स लगा रहा हूं और थंब से ऊपर, सो इस तरह घुमा रहा हूं। सो क्या होगा, ये रोटेशन हमारा शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, ये रोटेशन इसके अंदर शुरू हो जाएगा। सो रोटेशन करने के लिए टू फोर्सेस आर नीडेड, दोस आर कपल। आप इसके एग्जांपल और भी हैं, जैसे चाबी है, की को ऐसे करके घुमाते हैं आप, ओके। बहुत कुछ है, आप लोग बता सकते हैं, जहां भी ऐसा कुछ आया वो आपका कपल है, ओके। देन कम्स मोमेंट ऑफ कपल। मोमेंट ऑफ कपल में क्या है, अब हमने मोमेंट ऑफ फोर्स निकाला कि फोर्स ने कितना टर्निंग इफेक्ट दिया। अब हम निकालेंगे कि कपल की वजह से कितना टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक इज मोमेंट ऑफ कपल, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कपल का मोमेंट। सो मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ कपल। सो अब देखेंगे मोमेंट का मतलब क्या है बेटा, टर्निंग इफेक्ट
ड्यू टू कपल, कपल की वजह से कितना टर्निंग इफेक्ट आता है किसी बॉडी पे, उसको देखेंगे। सपोज कोई बॉडी है, we have this body or this rod, okay, this is the rod, this is the point, I say this pivot point is O, and the force I apply here is F, and the force I apply here is F. कपल बन रहा है, मैं मानता हूं ये एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे है, सपोज यहां मान लेते हैं मिड पॉइंट पे लग रहा है, ओके। अगर ये पूरी की पूरी D है, पूरा का पूरा D है, सो यहां से लेकर यहां तक कितना हो जाएगा D/2, और यहां से लेकर यहां तक हो जाएगा अगेन D/2। ये मानता हूं A साइड, ये मानता हूं B साइड, ठीक। अब देखेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स एट ए पॉइंट पर, फोर्स का मोमेंट क्या होगा, मैं मान लेता हूं MA इक्वल्स टू F, कितना फोर्स लग रहा है, और पाइवट पॉइंट से डिस्टेंस इनटू D/2, सेम ऐसी। और ये कौन सी डायरेक्शन में है, देखिएगा ये कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो ये है एंटी क्लॉकवाइज। शैडो की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मैं आर्टिफिशियल लाइटिंग से शूट कर रहा हूँ इसको, बिल्कुल ही मतलब जुगाड़ लगा रखा है। सो MB, अब MB कितना है, यहां मोमेंट कितना होगा, यहां मोमेंट लगेगा फोर्स, कितना फोर्स है, इनटू डिस्टेंस फ्रॉम पाइवट पॉइंट यहां से लेकर यहां तक D/2, ये भी सेम है एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज तो लेके जाएगा इसको, ऐसे में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। अब देखिएगा जब दोनों एंटी क्लॉकवाइज हैं और दोनों एक ही बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, सो ओवरऑल बॉडी कैसी रोटेट हो जाएगी, ओवरऑल बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगी। सो अगर मैं निकालूं टोटल मोमेंट, टोटल मोमेंट, ठीक है, कितना आ जाएगा MA प्लस MB। अब MA है F इंटू D/2, MB है F इंटू D/2, टेकिंग F कॉमन, सो आ जाएगा D/2 प्लस D/2। यहां से आ गया आपका मोमेंट ऑफ कपल, टोटल मोमेंट मीन्स इस पूरे कपल का मोमेंट, सो मैं लिख सकता हूं मोमेंट ऑफ कपल MC इक्वल्स टू फोर्स इनटू D। अब यहां पे क्या टर्म्स आती हैं देखेंगे, जो फोर्स है बच्चे, फोर्स क्या है, कोई भी एक फोर्स, अब दो फोर्स थे यहां पे, लेकिन हमने फॉर्मूले में क्या आया, एक फोर्स, सो F क्या है, ईदर फोर्स, कोई भी एक फोर्स आप ले लीजिए जब आपको न्यूमेरिकल आएगा या कुछ भी आएगा, और D क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, दोनों फोर्सेस के बीच की पूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही D है, और ये एक्सप्रेशन है मोमेंट ऑफ कपल का, कपल की वजह से कितना मोमेंट आएगा, ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो F इनटू D, दिस इज ऑल अबाउट द मोमेंट ऑफ कपल, और इसकी यूनिट सेम रहेगी जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स की रहती है, न्यूटन मीटर। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बॉडी के इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, बॉडी की इक्विलिब्रियम में किस तरह से रहती है। ओके, सो अगला टॉपिक है हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। अब इक्विलिब्रियम होता क्या है, इक्विलिब्रियम मींस बैलेंस स्टेट ऑफ बॉडी। बैलेंस का मतलब ये नहीं कि अब एक जगह बैलेंस है, बैलेंस का मतलब क्या है, आप देखेंगे कोई बॉडी, सपोज यही बॉडी है, अभी इसको फिक्स नहीं रखा है, फोर्स लगाया, इसके अंदर ट्रांसलेशनल मोशन हो गया, सिंगल फोर्स लगा रहा हूं, ट्रांसलेशनल मोशन हो गया। नेक्स्ट इसको फिक्स किया, फोर्स लगाया, रोटेशनल मोशन हो गया। मींस अगर किसी बॉडी पर सिंगल फोर्स लग रहा है तो क्या होगा, या तो वो ट्रांसलेशन मोशन करेगी या वो रोटेशनल मोशन कर लेगी, उसके अंदर मोशन आ जाएगा। ओके, इक्विलिब्रियम क्या है कि कभी भी किसी बॉडी पर एक से ज्यादा, मोर देन वन फोर्सेस जब एक साथ एक्ट करेंगे, मोर देन वन फोर्सेस एक साथ एक्ट करेंगे, लेकिन
लेकिन बॉडी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ओके, फोर्सेस लग रहे हैं लेकिन बॉडी की स्टेट में कोई चेंज नहीं। अगर बॉडी मूव कर रही है तो मूव ही करेगी, चाहे कितने फोर्सेस लगा लो, वो स्टेट होगी इक्विलिब्रियम। बॉडी रेस्ट पे है, रेस्ट पे रहेगी, कितने फोर्सेस लगा लो, दैट विल बी इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। तो इक्विलिब्रियम को मैं शॉर्ट में कह सकता हूं, व्हाट इज इक्विलिब्रियम? बैलेंस स्टेट ऑफ बॉडी, की बॉडी अपनी स्टेट चेंज नहीं कर रही है इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। कितने भी फोर्सेस लग रहे हैं लेकिन बॉडी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर रही है। दैट्स व्हाई आई कैन से द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। ओके, अब नेसेसरी कंडीशंस क्या है इक्विलिब्रियम की? फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, द resultant of all forces acting on body should be zero। जितने भी फोर्सेस बॉडी के ऊपर लग रहे हैं उनका रिजल्टेंट मींस उनको अगर मैं टोटल कर दूं तो आंसर आना चाहिए जीरो। सपोज आपके पास एक टेबल है एंड टेबल के ऊपर एक बुक रखी है, दिस इज द बुक। अब बुक का वेट नीचे लग रहा है एंड फोर्स ऑफ रिएक्शन ऊपर लग रहा है, फोर्स ऑफ रिएक्शन। अब हमें पता है बुक कहीं मूव नहीं कर रही है, बुक के ऊपर दो फोर्सेस हैं लेकिन बुक मूव नहीं करी, बुक जहां थी वहीं रही। सो आई कैन से कि फोर्स ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू वेट। ये दोनों बराबर थे लेकिन डायरेक्शन क्या थी? अपोजिट डायरेक्शन थी। आप कह सकते हो इनकी डायरेक्शन अपोजिट थी, या जो आप कहेंगे कि फोर्स ऑफ रिएक्शन है वो नेगेटिव है, ठीक है ना, नेगेटिव डब्ल्यू के बराबर है। तो आप जैसा भी कहेंगे आपको इनको जो आंसर आएगा वो घूम फिर के क्या है, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा क्योंकि उल्टा है, नेगेटिव है एंड बराबर भी है। सो रिजल्टेंट विल बी द जीरो, रिजल्टेंट आपका जीरो आएगा। ठीक है, एक कंडीशन तो ये आ गई कि द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी जीरो, सारे फोर्सेस जीरो होने चाहिए। देन सेकंड कंडीशन इज एसेंशियल कंडीशन, the algebraic sum of all moments about a fixed point should be zero। अगर एक बॉडी है, ये इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स लग रहा था F एंड दिस वाज द पाइवट पॉइंट। ओके, मैं मानता हूं यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस d है और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस भी d है। अभी क्या होगा, अभी ये ऐसे की ओर बेंड होगा, लेकिन अगर इसको रोकना है तो मुझे यहां पर भी फोर्स लगाना पड़ेगा, उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। सो क्या होगा, देखेंगे ये अगर a साइड है ये b साइड है, सो मोमेंट एट a साइड कितना हो जाएगा, यहां से लग रहा है फोर्स इंटू डी, एफ इंटू डी। और कौन सी डायरेक्शन है ये, क्लॉकवाइज, एंड क्लॉकवाइज इज टेकन एज नेगेटिव, नेगेटिव। देन एम बी, बी की वजह से एंटी क्लॉकवाइज लगेगा एफ इंटू डी एंड दिस विल बी टेकन एज पॉजिटिव क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। अब अगर मैं टोटल मोमेंट निकालूंगा, टोटल मोमेंट में क्या आएगा, दिस प्लस दिस एंड इट विल कैंसिल आउट। टोटल मोमेंट में ये दोनों अगर ऐड होंगे, ये माइनस में ये प्लस में इक्वल है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो फाइनली जो टोटल मोमेंट आएगा वो आपका जीरो आएगा। और हम देख सकते हैं अगर दोनों तरफ हो, जैसे सीसॉ की कंडीशन होती है, अगर दोनों तरफ बराबर वेट हो तो बॉडी मूव नहीं करती, ये रोटेट भी नहीं करेगी। ठीक है, सो द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल मूवमेंट शुड बी जीरो एंड द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन द बॉडी शुड बी जीरो। इसका एग्जांपल एक और देख सकते हैं आप, ये बॉडी है, इसको यहाँ पे हम फोर्स F से पुल कर रहे थे, कोई और आया उसने फोर्स F यहाँ लगा दिया, अब बॉडी के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं आएगा, फोर्स लग रहा है लेकिन बॉडी हिल नहीं रही है, बॉडी हिल नहीं रही है। सो आई कैन से द बॉडी इज इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, अब बॉडी इक्विलिब्रियम में है। ओके, नाउ वी आर सीइंग काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या क्या है, हमारे काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है। देखिएगा, काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम में पहला है हमारा, इक्विलिब्रियम आर ऑफ टू काइंड्स, वन इज
static equilibrium and other one is dynamic equilibrium. What do you mean by static? Static means at rest. जब बॉडी रुकी हुई है, बॉडी रुकी है और फोर्सेस लगने के बाद भी बॉडी रुकी ही है, then we can say the body is in static equilibrium. That means a body was at rest, okay, and in spite of having number of forces acting on it, the body is still at rest, so it is in static equilibrium. Same is the case with dynamic. Dynamic means when the body is in motion and after applying a number of forces it is still in motion, then we can say the body is in dynamic equilibrium. So first we will study about static equilibrium. So I told you about static equilibrium. When a body remains in state of rest, बॉडी जब स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगी, चाहे कुछ हो जाए, कितने भी फोर्सेस लग जाए, ठीक है, बॉडी क्या रहेगी, स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेस. बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं फिर भी बॉडी रेस्ट में है. जैसे आपको बुक वाला केस बताया, दैट वाज द केस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम. ओके, कि बॉडी पर फोर्स ऑफ रिएक्शन भी लग रहा था एंड वेट लग रहा था, फोर्सेस लग रहे हैं लेकिन बॉडी मूव नहीं करी. सो दैट इज द केस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम. ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट आते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम की तरफ. सो बेटा डायनामिक इक्विलिब्रियम आपको भी बताया. डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होगा कि when the body is in state of translational rotational motion, कोई भी मोशन कर रही है और उसी में रह रही है, in spite of being acted upon by number of forces, काफी सारे forces लगे but body still वही है, so we can say the body is in dynamic equilibrium. Okay, so I can write the definition. When the body continues its translational or rotational motion, कोई भी मोशन हो रहा हो, या ट्रांसलेशन है, रोटेशनल मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेस. काफी सारे फोर्सेस लग रहे हैं लेकिन बॉडी फिर भी मूव कर रही है, अपना मोशन बॉडी ने चेंज नहीं किया. सो वी कैन से द बॉडी इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम. ओके, अब आते हैं एग्जांपल्स की तरफ. कंडीशंस पढ़ ली, अब आ गए एग्जांपल्स की तरफ. सबसे पहले स्टैटिक इक्विलिब्रियम के एग्जांपल देखेंगे, देन डायनामिक इक्विलिब्रियम के एग्जांपल देखेंगे. तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का सबसे पहला एग्जांपल आप लोग बहुत अच्छे से जान चुके हो अब तो, बुक लाइंग ऑन अ टेबल. बुक अगर टेबल पर है वो मूव नहीं करती, आपको बता दिया. बुक लाइंग ऑन अ टेबल, बुक टेबल पर है बट वो मूव नहीं कर रही है. क्यों नहीं मूव कर रही है? वेट नीचे, रिएक्शन ऊपर, बोथ आर इक्वल, कैंसिल आउट ईच अदर. ठीक है, सो फोर्सेस तो लग रहे हैं लेकिन बॉडी हमारी रुकी हुई है, पहले भी रुकी हुई थी और फोर्सेस लगाओगे तब भी रुकेगी. कैसे आप देखेंगे, ये हमारा टेबल है, इसके ऊपर बुक रख दी, ओके, एंड नीचे लग रहा था वेट, ऊपर लग गया फोर्स ऑफ रिएक्शन. अभी बॉडी रेस्ट पे है. ओके, अगर इन केस अब बुक के ऊपर एक और बुक रख दो, यानी इसके ऊपर कुछ और लोड रख दो. मैंने माना कि इसके ऊपर मैंने एक और लोड रख दिया, सपोज W1 लोड रख दिया, तो नीचे की ओर W1 है, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ रिएक्शन लगेगा ना. एक्शन, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. सो ऊपर एक और FR1 लग जाएगा, एक और आपका रिएक्शन फोर्स लग जाएगा, तो ओवरऑल बैलेंस्ड है.
So in spite of being acted by number of forces, the body is still in static equilibrium. वो move नहीं करी, ठीक है. So this one is the example of static equilibrium. Next आते हैं, second है, अगर एक बॉडी ये रही, ओके, यहां से आपने इसको पुल किया फोर्स, यहां से आप इसको एफ से पुल कर रहे हैं, अभी भी ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कोई मूव नहीं करेगी, है ना. ये भी हो सकता है आप इस तरफ से मूव कर रहे हो बॉडी को, एंड दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन लगता है दोनों फोर्सेस के बीच में. अगर आप इधर मूव कर रहे हैं, फ्रिक्शन आपको अपोज करेगा, तो फ्रिक्शन कहां जाएगा, इधर, एफ आर, फ्रिक्शन आपको अपोज करेगा. तो एक कंडीशन ऐसी होती है, आपको पता है, देखो जैसे ये है, ये बॉडी हमारे सामने है, अभी इसको मूव कर रहा हूं मैं, फोर्स लगा रहा हूं, हल्का सा लगा रहा हूं, लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रही है. क्यों नहीं कर रही है, फ्रिक्शन के बराबर लग रहा है, मतलब अभी फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं कर पाया मैं. अभी मैंने ज्यादा फोर्स लगाया, सो क्या हो गया, उस फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तब बॉडी मूव होगी. ओके, यानी कि एक ऐसी स्टेट है बॉडी की, ये हमारी स्टैटिक स्टेट है, जहां पे दोनों फोर्सेस अगर बराबर हैं, या फ्रिक्शन ले लो या कोई भी फोर्स ले लो, अगर ये फोर्सेस बराबर हैं, फोर्स तो लग रहे हैं लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रही है. सो दिस इन द केस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम. नेक्स्ट केस आपके पास आएगा बीम बैलेंस का. गर्मी में पढ़ाना बहुत बुरा हाल हो जाता है. अब आप लोग देख रहे हैं मैं पसीने से भरा हुआ हूं, बट स्टिल वीडियो की शूटिंग चल रही है. इस बात पे एक लाइक, एक कमेंट और शेयर कर देना. सपोर्ट करो यार, चैनल को सपोर्ट करो. एक चीज चाहिए आपसे और कुछ नहीं मांग रहा हूं, चैनल को सपोर्ट कर दो. आपको बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस ला के दूंगा. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स भी देखेंगे फ्यूचर में. अभी तो स्टार्ट करा है, सब मिलेगा और बहुत अलग मिलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग मिलेगा. बट सपोर्ट करना है, देख लो बस. अब तो बुक लाइंग ऑन टेबल. अब देखो बुक टेबल पे हो गया. नेक्स्ट हमने पढ़ लिया, अब देखेंगे बीम बैलेंस. बीम बैलेंस, फिर से आ जाओ आलू. अगर आलू वाली वीडियो नहीं देखी तो 9th क्लास की वीडियो देखना, मैं आलू बहुत पसंद है. बीम बैलेंस क्या होता है, तराजू जिसको बोलते हैं, सब्जी वाले के पास होता है ना तराजू, उसमें क्या है, ये हो गया. आपको पता है एक पैन ये है, एक पैन ये है. अब यहां आपने रखे आलू, ओके, यहां रख दिया आपने आलू. अब आलू का कुछ ना कुछ वेट होगा, पता नहीं कितना वेट होगा. आपने क्या किया, यहां पे वो वॉट रखने शुरू कर दिए, 1 किलो का, 2 किलो का, 500 ग्राम्स का, जितने भी आपने रखने शुरू कर दिए. तो सपोज आपने इसमें 2 रख दिए और वो आ गया टोटल 1.5 kg, और ये स्ट्रेट हो गया, ये बार जो है वो पूरा स्ट्रेट हो गया. तो आप क्या कहेंगे, एक फोर्स तो इसमें ये लग रहा था नीचे, एफ 1.5 kg वाला जो वेट है नीचे, एंड एक डब्ल्यू लग रहा था. अब ये दोनों बराबर हैं क्योंकि ये बैलेंस हो गया, बट फिर भी अब ये मोशन में नहीं आ रहा है क्योंकि फोर्सेस बराबर है. सेकेंड थिंग, इनके मोमेंट बराबर होंगे. क्यों, जब ये बैलेंस्ड है, सीधा हो गया, तो मींस क्या है, ये इक्विलिब्रियम में आ गया. आप इसका अगर वेरिफिकेशन करें तो कैसे कर सकते हैं कि W इक्वल्स टू एफ है और यहां से इसकी डिस्टेंस बराबर है, तो जितना ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा उतना ही ये क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा. सो ओवरऑल मूवमेंट 0 आ जाएगा. अगेन वी कैन से द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. कैसा भी हो, बॉडी इक्विलिब्रियम में है, बॉडी मूव नहीं करी. ठीक हो गया. सो दीज वर द एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम. अब आते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम की तरफ. डायनामिक में क्या है, अभी थोड़ी हल्की फुल्की बारिश हो रही है, सो बारिश का एग्जांपल देखते हैं. बारिश में एक एग्जांपल है आपके पास, रेन ड्रॉप. ठीक है, रेन ड्रॉप. अब रेन ड्रॉप जब ऊपर से नीचे गिरती है तो उसके साथ क्या होता है, आपको पता है. जब रेन ड्रॉप शुरू हुई और वो ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट मींस वेलोसिटी विल चेंज, वेलोसिटी विल इंक्रीज, वो नीचे की ओर खींची चली आएगी. बट क्या है, थोड़ा टाइम तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई, बादल से निकली 0 वेलोसिटी से थोड़ा सा इंक्रीज हुई, लेकिन फिर उसको एयर का ब्लैंकेट मिल गया, एयर मिल गई. अब क्या होगा, जब वो एयर से नीचे आएगी, सो एयर क्या करेगी, उसके ऊपर अपथ्रस्ट लगाएगी. एयर उसके ऊपर अपथ्रस्ट लगाएगी. ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रही है, अपथ्रस्ट भी लग रहा है, दो फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन स्टिल वो नीचे आ रही है. ऐसे थोड़ी हो कि हवा में अटक गई, कभी भी नहीं होगा, वो नीचे आएगी ही आएगी. इन स्पाइट ऑफ द अपथ्रस्ट, यहां से ऊपर इसके ऊपर अपथ्रस्ट लग रहा है, लेकिन फिर भी ये नीचे आ रही है.
मींस एक्स्ट्रा फोर्स लगाया लेकिन फिर भी मोशन रहा. सो दिस इज द केस ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम. होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा. इसका एक ये एग्जाम्पल है. ओके, द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, अगला एग्जाम्पल है बच्चों स्टोन का. देखेंगे आप कि सपोज आप यहां हो, आपने कि स्टोन को स्ट्रिंग से बांधा, ये स्ट्रिंग से बांधा और इसको इस तरह से घुमाया. अब स्टोन को आप लोग घुमा रहे हैं तो क्या होगा, ये स्टोन है, इसको घुमा रहे हैं इस डायरेक्शन में. ठीक है, अभी इसको हम आगे स्टडी करने वाले हैं, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस. ठीक है, तो क्या होगा, ये आप खुद फील कर सकते हैं कि स्टोन थोड़ा बाहर की ओर मूव करता है. घुमाएंगे ना, आपको ऐसा लगेगा स्टोन बाहर जा रहा है, फील होता है. सो दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. अब उसकी डिटेलिंग बाद में है कि वो कैसा फोर्स है, कैसा है. सो ठीक है, एक बाहर के लिए फोर्स लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मैं कहूंगा इसको सीएफ. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लग गया. ठीक, अब आप देखेंगे घुमाते हुए आपका जो स्ट्रिंग है, पहले तो ऐसा था ढीला ढाला सा, जब आप घुमा रहे हैं वो टाइट हो गया, मींस उसके अंदर टेंशन फोर्स आ गया. टेंशन फोर्स आ गया. और टेंशन फोर्स कैसा होता है, टेंशन फोर्स इस तरफ लगेगा, टेंशन फोर्स. अब क्या हुआ, इस स्टोन के ऊपर दो फोर्स लग गए, एक अंदर खींच रहा है, एक बाहर खींच रहा है, बाहर की ओर धक्का दे रहा है, लेकिन फिर भी स्टोन घूम रहा है, फिर भी स्टोन घूम रहा है. सो दिस इज ऑल्सो अ केस ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम. इन स्पाइट ऑफ बीइंग एक्टेड बाय टू फोर्सेस, द बॉडी इज स्टिल मूविंग. सो दिस इज द केस ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम. ओके, ऐसे ही केस आता है एरोप्लेन का. एरोप्लेन में क्या होता है, जब एरोप्लेन लिफ्ट होगा, अब लिफ्ट होकर जब वो स्ट्रेट हो जाता है, सो क्या होता है, उसका वेट और एयर के जितने फोर्सेस हैं वो बैलेंस हो जाते हैं. तो उस टाइम पे वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में बिल्कुल एक कांस्टेंट चलता रहेगा. वहां पे उसको कोई नीचे ऊपर कुछ नहीं खींच रहा. क्यों, नीचे तो खींचेगा लेकिन वो बैलेंस है, वो बैलेंस कंडीशन में आ गया वहां पे एरोप्लेन. सो वहां पे क्या है, मूवमेंट होती रहेगी चाहे कितने फोर्सेस लगे, वो एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में आ गया. सो दीज वर द एग्जांपल्स ऑफ डायनामिक एंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम. होप सो आपको ये इक्विलिब्रियम समझ में आ गया होगा. अगर आ गया तो करना क्या काम है, एक ही काम है, बहुत आसान काम, LIKE लाइक और उसके बाद लाल बटन वाला सब्सक्राइब कर देना. अब एक टॉपिक है आपके पास, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स. प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स बहुत छोटा सा टॉपिक है. सो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या है बच्चों, देखो, फॉर अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, बॉडी बैलेंस स्टेट में है, तो वहां मोमेंट क्या होंगे. प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट होता है सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू टोटल सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट. यानी एक बॉडी के ऊपर जितने एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहे हैं उनके बराबर अगर क्लॉकवाइज मोमेंट लग गए, जैसे भी हमने एग्जांपल में देखा था, इधर से भी उतना ही लगा, उधर से भी उतना ही लगा, सो क्या हुआ, बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगी. तो हम कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स आपको याद रखना है, पूछा जाता है आपसे, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या है, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट. ओके, सो इफ द algebraic sum of moments of all the forces acting on the body about the axis of rotation is zero, है ना. अगर किसी भी बॉडी पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, ये बॉडी है, इसके ऊपर कितने फोर्सेस लगा लो, सपोज आप एक फोर्स ये लगाओ, एक फोर्स ये लगा लो F2 F1, और एक फोर्स ये लगा लो F3 लगा लो. अगर इन सब का मोमेंट का सम जीरो आ गया, या फिर हम कहें कि अगर ये बॉडी बैलेंस स्टेट में है, ये स्ट्रेट है, हमने हमको बता दिया ये बैलेंस स्टेट में है, तो आप कहेंगे कि जितना भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है उतना क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर है. तो आप देख सकते हैं इधर वाले दो फोर्सेस F1 F2, इसकी वजह से क्लॉकवाइज मोमेंट और इनकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज. तो आप कहेंगे ठीक है, हमारा जो क्लॉकवाइज मोमेंट है ये सपोज D1 डिस्टेंस है, D2 सॉरी, एंड दिस इज D1 एंड दिस वन इज D3. सो आप कह सकते हैं कि ठीक है, मेरा ये वाला मोमेंट यानी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट F3 इंटू D3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इन दोनों के सम के, यानी कि F2 इंटू D2 प्लस F1 इंटू D1 बाय द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स. कि फॉर द बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम sum of anti-clockwise movement equals to the sum of clockwise movement. Okay,
अब इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, सम ऑफ क्लॉकवाइज। अगर ये दोनों बराबर हैं, आप इसको इस साइड लेकर आओ तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, और आपको पता है क्लॉकवाइज को वैसे ही माइनस में लेते हैं हम लोग। सो क्या हो जाएगा, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज माइनस सम ऑफ क्लॉकवाइज इक्वल्स टू 0। फिर से वही बात आ गई। सो टोटल मोमेंट 0 हो चाहे इस तरह से हो, आप लोग देख सकते हैं दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर इसका वेरिफिकेशन करें, अगर इसको वेरीफाई करना चाहें आप या कुछ भी देखना चाहें, तो आप देखते हैं, इसका वेरिफिकेशन करते हैं कि हाँ ये सही है या नहीं है। इसको मिटा नहीं रहा हूं मैं। आप सबने मीटर रूल देखा है। मीटर रूल क्या होता है, 1 मीटर की जो स्टिक होती है, मीटर रूल। सो इन केस एक मीटर रूल है हमारे पास, ये 1 मीटर का रूल है। यहां पे 100 सेंटीमीटर है एंड यहाँ पे 0 एंड एट द सेंटर 50, सपोज यहां पे बोलता हूं मैं 50 पे, 50 सेंटीमीटर मार्क पे मैंने इसको हैंग कर दिया, लटका दिया। अभी ये बिल्कुल बैलेंस रहेगा, अभी कहीं नहीं जाएगा क्योंकि दोनों तरफ बराबर है, दोनों तरफ वेट भी तो होगा इसका, वो बराबर है। लेकिन अब मैंने सपोज 50 के बाद यहां मानता हूं 70 वाले पॉइंट पे, 70 सेंटीमीटर वाले पॉइंट पे एक W1 वेट हैंग कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये यहां से इस तरह हो जाएगा, नीचे झुक जाएगा, है ना, क्योंकि यहां पे मास या वेट ज्यादा हो गया, यहां पे मोमेंट ज्यादा हो गया, इस तरफ का मोमेंट, यानी कि बॉडी टेंड करेगी इस तरफ घूमने में, क्लॉकवाइज घूमना करेगी। लेकिन अब क्या करें, अब हम किस तरह से, अगर मैं कहूं कि बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या फोर्स मैं वहां लगाऊंगा, नहीं, अब फोर्स इधर लगाना पड़ेगा, यानी कि मुझे एक वेट को इस साइड लगाना पड़ेगा ताकि वो बॉडी बैलेंस हो जाए। तो सपोज मैंने बॉडी को, अब इसको 70 मत मानेंगे, ऐसे ही मान लो, हमने बॉडी को एक दूसरी बॉडी लगा दी यहां पे W2, और मैंने कह दिया ठीक है अब ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया। तो आप क्या बोलेंगे कि हाँ ठीक है, जितना यहां से मोमेंट आ रहा होगा उतना ही यहीं से मोमेंट आ रहा होगा। यहां से मोमेंट आ रहा था क्लॉकवाइज, यहां से आ रहा था एंटी क्लॉकवाइज, और अगर ये बैलेंस्ड है दैट मींस दे बोथ आर इक्वल। सो मान के चलते हैं कि इस पाइवट पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस थी L1, कि L1 पे ये लग रहा था, हमें नहीं पता ये लग रहा था L2 पे। अब आपके पास जितने भी क्वेश्चंस आएंगे न्यूमेरिकल्स, अभी न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में आपको एक डेडिकेटेड वीडियो न्यूमेरिकल्स के ऊपर लेकर आऊंगा, तो उसमें देखेंगे अगर ये हुआ तो क्या होगा, इस साइड की ओर ये है हमारा कौन सा मोमेंट है, ये क्लॉकवाइज, ये है एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ले लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, शॉर्टकट में लिख रहा हूं समझ जाना। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होगा, यहां से जाने वाला, तो कितना फोर्स है W2 और कितनी डिस्टेंस पे L2 पे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है सो टेकन एज पॉजिटिव, या नहीं भी लोगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और क्लॉकवाइज मोमेंट, क्लॉकवाइज मोमेंट क्या हो जाएगा, W1 इंटू L1। ओके, अगर ये दोनों बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मोमेंट, दैट मींस W1 या W2 L2 equals to W1 L1. So this will be the condition, means force into distance equals to force into distance. ये आपका बराबर आ जाएगा। ठीक है, सो आपको क्या बोलोगे, आप क्लॉकवाइज मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर है, तभी तो वो बैलेंस हुआ, यही हमने एक्सपेरिमेंट देखा, तभी क्या हो गया, वो आपका मीटर रूल बैलेंस हो गया। ठीक है, अगर इन केस ऐसा होता, इन केस ऐसा होता कि यहां पर दो वेट लगा रखे होते, यहां पर एक और वेट W3 लगा रखा होता, अब यहां से काम नहीं चलता क्योंकि यहां पे ज्यादा है। अब क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा, शिफ्ट। क्यों करना पड़ेगा बच्चा, दूर करोगे तो फोर्स कम, स्टार्टिंग में बताया था जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना फोर्स कम, तो यहां कम फोर्स से आप लोग दोनों को बैलेंस कर पाओगे। अब क्या होगा, यहां से एंटी क्लॉकवाइज सेम रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज तो सॉरी W2 है, ये सेम रहेगा। अब क्लॉकवाइज में क्या ऐड हो जाएगा, क्लॉकवाइज में आपका एड अप हो जाएगा W3 वाला, तो ठीक है ये L3 पे है, अगर मैं मान लेता हूं इसके साथ ऐड हो जाएगा W3 प्लस W3 इंटू L3, सो यहां पे आ जाएगा प्लस W3 इंटू L3। इस केस में भी दोनों क्या होंगे, बराबर। सो ओवरऑल क्या है आपके पास, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज इक्वल्स टू सम ऑफ क्लॉकवाइज। कुछ भी हो, फोर्सेस से मतलब नहीं, हमें मोमेंट से मतलब है। ओवरऑल टर्निंग इफेक्ट हमारे बराबर आने चाहिए, चाहे एंटी क्लॉकवाइज का लो चाहे आप क्लॉकवाइज का लो। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, एंड आपके फर्स्ट चैप्टर का पहला पार्ट यहां पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो
कल या परसों मैं आपको दे दूंगा, होपफुली कल मिल जाएगी आपको, जिसके अंदर डेडिकेटेड न्यूमेरिकल्स दूंगा इसके, और कुछ क्वेश्चंस हम ऐसे करेंगे जो बिल्कुल हटके होंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम के लिए। सो अभी के लिए इतना बहुत है। स्टे ट्यून टू माय चैनल, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, बाकी सब आपको पता है क्या करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।